Hello everyone, this is Deeksha and today we are going to start future tense in detail. ओके हमने अपनी पार्ट फर्स्ट में टेंसेस का ओवरव्यू पढ़ा था, पार्ट सेकंड में प्रेजेंट टेंस, पार्ट थर्ड में पास्ट टेंस पढ़े थे। अब हम पार्ट फोर्थ में फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारी टेंसेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? और मुझे लगता है आपने अगर इन सारी वीडियोस को देखा होगा विद योर प्रॉपर अटेंशन तो आपको टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और अब आप केपेबल हैं कि आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको टेंसेस समझ में आ गए हैं तो आपके जो भी यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं आप उनको एक बार टेंसेस टीच करके देखिएगा, तब आपके टेंसेस और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पे योर फुल अटेंशन एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? आने वाला कल, यानी कि कोई वर्क जो कल होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर में हम बात करेंगे उस वर्क की जो वर्क अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके टेंसेस कंप्लीट होने वाले हैं पर अभी हुए नहीं है, तो ये क्या है? ये फ्यूचर टेंस है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी द इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब कोई भी वर्क जो होने वाला है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सी में, आई विल लुक फॉर वर्क्स टुमारो। ठीक है, मैं वर्क्स को कल देखूंगा, तो कल देखने वाला हूँ ना, अभी देखे तो नहीं है। तो फ्यूचर टेंस में हम उन्हीं सेंटेंस का यूज़ या उस वर्क उसमें वो वर्क आता है जो कि जिसका यूज़ हम करने वाले होते हैं, किया नहीं है। ऐसे ही थोड़े एग्जाम्पल्स ऐसे ही देख लेते हैं फॉर जनरल अवेयरनेस। ओके, आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई एम गोइंग टू नाइट, मैं आज जा रहा हूँ, रात को जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो, आई गो टुमारो। ओके, तो ये आपके हो गए फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। वैसे तो हम क्लियरली जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको आगे स्टडी करेंगे। ओके, नाउ अब देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस को हम कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। वही सेम टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस हम एक बार स्टडी कर लेते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एज इट इज़ ही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करें सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ में। तो फिर जल्दी से अपना पेन और पेपर टेक कर लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको मिलने वाले हैं नोट इट डाउन एंड गिव योर प्रॉपर अटेंशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि वही है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है। क्लियर है बात? चलिए, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल वर्क होता है कि मैं ये काम करूँगा, कल मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो हाँ में क्वेश्चन आंसर होता है इसका और सिंपल होती है बात। चलिए अब हम इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव इज स्टार्ट विद सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे हमारा सभी में आ रहा है एज इट इज़। अब बस यहाँ पर प्रेजेंट में हम किसका यूज़, यहाँ पे हमारा यूज़ होगा विल और शैल का। ठीक है, प्रेजेंट में हमारा किसका यूज़ हो रहा था? सॉरी, सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट में क्या लगा रहे थे? डू या डज लगा रहे थे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम विल और शैल का यूज़ करेंगे, यही तो बताया था आपको हमने, है ना, कि सारे टेंसेस का एक ओवरव्यू दिया था। तो उसमें हमने फ्यूचर में तो बताया था कि फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट से हम प्रेजेंट में हम डू और डस का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उसमें हैज़ हैव का भी यूज़ कर रहे थे जब हम वहाँ पे ठीक है डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कर रहे थे। और अब हम जब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की तब हम यहाँ पर विल और शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। अब बात आती है कि विल और शैल का यूज़ हमें कहाँ करना है। तो देखिए, शैल का यूज़ तो हम सिर्फ आई और वी के साथ करेंगे और बाकी सबके साथ जो भी बचता है ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात कि शैल का यूज़ तो सिर्फ हम आई एंड वी के साथ करेंगे और बाकी जो बचता है उस सबके साथ में हम विल का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए, लेकिन हाँ, हम आई के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं हम आई के साथ विल का यूज़? जब हम कोई प्रॉमिस कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर हम
मतलब कोई डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं हम, या फिर कोई थ्रेट शो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी को धमकी दे रहे हैं, या फिर हम में कोई डिटर्मिनेशन है, हम उसको फुलफ़िल करने वाले हैं, हम खुद से या किसी और से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हम आई का यूज़ करेंगे। जैसे हम आपको जैसे हम धमकी देते हैं कि आई विल किल यू, ठीक है, तो अभी तो आप सोचोगे मैम ने तो कहा था आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं हम, और अब तो मैम ने विल का यूज़ कर लिया। तो वही है कि जब हम प्रॉमिस करेंगे, कोई डिटर्मिनेशन शो करेंगे या फिर कोई थ्रेट शो करेंगे, किसी को धमकी देंगे, तो हम शैल का यूज़ नहीं करेंगे, हम विल का यूज़ करेंगे। हम शैल का यूज़ तो वहाँ करेंगे जहाँ हम पोलाइट हैं, ठीक है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं तब हम बोलते हैं ना आई शैल, ठीक है। तो जब हम पोलाइटली स्पीकिंग कर रहे होंगे तब तो हम आई के साथ शैल का ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम किसी को धमकी दे रहे होंगे, किसी को डरा रहे होंगे, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे विल का, ठीक है। जैसे आई विल किल यू, है ना, ऐसे ही प्रॉमिस करते हैं तो आई विल प्रॉमिस यू, आई डू इट, है ना, मैं ऐसा हम करेंगे ऐसा, या फिर हमारे अंदर कोई डिटर्मिनेशन है तो हम बोलते हैं दैट आई विल को देखिए आपने सुना होगा, थॉट है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो वहाँ कहा गया है जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो सिंपल, जब भी हम अपनी चाह दिखाएंगे, अपनी डिटर्मिनेशन दिखाएंगे, अपना प्रॉमिस दिखाएंगे, या फिर किसी को डराना है, तो वहाँ हम विल का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? चलिए अब इसका स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ होने वाला है, बस विल और शैल से हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, कि कुछ चेंज नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स मूव विद एग्जांपल्स के कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स है, मैं एक पत्र लिखूंगा, ठीक है, लिखा तो नहीं है ना, लिखेंगे। अब आप सोचेंगे मैम इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे हम, तो हिंदी में पहचानने की ट्रिक वही है कि लास्ट में करूँगा, करूँगी, मतलब गा, घी, के जैसे वर्ड्स आ रहे होंगे। क्लियर है? चलिए एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं फिर। मैं एक पत्र लिखूंगा, तो सब्जेक्ट आए, अब आए के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। तो पोलाइट बात है ना कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो धमकी तो दे नहीं रहे हम, तो यहाँ हम शैल का यूज़ कर लेंगे, आई शैल। फिर आपका क्रिया हो रही है लिखने की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो राइट ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे, तो हम कौन है, वी, सब्जेक्ट वी है, वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो वी शैल। फिर जाने की इंग्लिश, गो टू स्कूल टुमारो। ऐसे ही तुम एक किताब पढ़ोगे, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट तुम है, और यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि हमने याद करा था आई और वी के अलावा सबके साथ विल लगाएंगे। तो यू विल, पढ़ने की इंग्लिश रीड है, तो यू विल रीड अ बुक। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है, बहुत ईजी है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो, है ना। अफर्मेटिव के तो बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देना है। और विल और शैल का यूज़ भी हमें कब करना है, आई के साथ हम शैल, सॉरी, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। अब देखिए, जब बात बोलने की आती है, स्पीकिंग की आती है, तब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको शैल बोलना है या विल बोलना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, आइल। सुना होगा ना आपने, वर्ड्स बोल देते हैं आई विल डू इट, तो उससे सामने वाला ये नहीं पहचान पाता कि आपने शैल बोला है या फिर विल बोला है। तो अगर आप जब स्पीकिंग की बात है और आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या यूज़ करें, शैल और विल, तो वहाँ पे आप आइल बोल सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आ जाते हैं हम इसके नेगेटिव के साथ। तो अब हम इसके नेगेटिव में क्या करेंगे, वही होगा, नॉट का यूज़ होना होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर वही विल शैल आएगा, और विल शैल के साथ नॉट का यूज़ करके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कुछ नहीं है मोर डिफ़िकल्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने अच्छे से प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे, अब तो पास्ट और फ्यूचर पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ही सब आ गए होंगे। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ करना है वो हम आपको फर्स्ट पार्ट में बता ही चुके हैं कि किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमें करना है। चलिए तो आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, बात आ गई, नहीं जाऊंगा, तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई के साथ शैल लगेगा, शैल, फिर आपका नॉट लगेगा, तो आई शैल नॉट जाऊंगा की इंग्लिश गो ही लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आई शैल नॉट गो, फिर कहाँ, टू अलीगढ़ टुमारो। ऐसे ही लड़के दिन में नहीं सोएंगे, तो द बॉयज़ विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट तुम हो गया, यू के साथ विल लगाएंगे, विल नॉट रीड द बुक। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन अब होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव विद
नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का हम स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव में हम पढ़ेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम विल और शैल का यूज़ करेंगे। तो विल और शैल के बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वह तुमको कुछ कलमें देगा, यानी कुछ पेन देगा, तो विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वो तुम्हें कुछ पेन्स देगा। ऐसे क्या वे आम खाएंगे, तो विल दे ईट मैंगोज। कुछ भी चेंज नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देना है और डबल इंटरोगेटिव के साथ वही होगा, आपकी WH फैमिली आ जाएगी। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। लेट्स मूव विद द सेकेंड टेंस, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नाउ लेट्स मूव विद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या हो रहा होगा, कोई वर्क होगा जो फ्यूचर में हो रहा होगा, कंटिन्यू होगा। जैसे कि आप सोच रहे हो, मतलब ये हमारी थिंकिंग हो सकती है एक तरह से, कि आप सोच रहे हो कि टीचर पढ़ा रहा होगा, बच्चे क्लास में शोर कर रहे होंगे, तो ये क्या है, फ्यूचर में भी है और वर्क कंटिन्यूस भी है। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखे हैं, आई विल बी स्टेइंग हेयर अंटिल संडे, मैं यहाँ रुक रहा हूँगा संडे तक, है ना। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, पोस्टमैन आ रहा होगा। तो इस तरह के वर्ड, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ अगर सेंटेंस के लास्ट में होता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर है बात? समझ में आ गया? क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, कोई भी वर्क फ्यूचर में चल रहा होगा, तो रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, इस तरह के वर्ड्स का यूज सेंटेंस के एंड में होगा। नाउ लेट्स स्टडी विद अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के साथ हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वैसे ही हम विल और शैल का यूज़ करेंगे, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते आ रहे हैं। विल और शैल के साथ हम यहाँ बीन लगाएंगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे विल और शैल के साथ बी लगाएंगे, जिस तरह से हम लोग हैव, बीन वगैरह का यूज़ किया करते थे। ठीक है, यहाँ हम शैल बी, विल बी का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। वेरी गुड। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ ING पुट करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस इतना चेंज है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कंटिन्यूअस में यहाँ पर बी लगेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टडी विद एग्जाम्पल्स। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा काम कर रहा होऊंगा, अभी किया नहीं है, तो यहाँ पे हम समझ गए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। आइए अब हम इसके देखते सब्जेक्ट क्या है, इसमें आई है, आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगा दिया। शैल के बाद क्या लगेगा, बी, बिल्कुल कंपलसरी है लगना ही, तो आई शैल बी, फिर आई शैल बी, पढ़ने की इंग्लिश रीड और ING लग के हो गया रीडिंग, तो आई शैल बी रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। ऐसे वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, फिर दे विल, दे के साथ विल लगेगा, विल फिर बी, दे विल बी, खेलने की इंग्लिश प्ले और प्ले में ING पुट करेंगे, हो जाएगा प्लेइंग, तो दे विल बी प्लेइंग और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। ऐसे ही आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, तब आप लास्ट में लिखते हैं मैं आपका आभारी होऊंगा या मैं आप आभारी रहूँगा, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, यही तो बोलते हैं आप। तो वही है कि जब हम बोलते हैं ऐसा काम कर रहे होंगे, तो हमें वहाँ पे बी का यूज़ करना है। अगर आप बी का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? कॉन्टिन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का यूज़ करना है। नाउ लेट्स मूव विद नेगेटिव। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे हम लोग अगर हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते थे, सिमिलरली यहाँ पर हम विल शैल के साथ विल शैल और बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। आइए इसके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। मैं दिल्ली नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई शैल, फिर नॉट बी, आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी, तो शी विल के साथ मतलब विल और वी के बीच में क्या लगेगा, नॉट, तो शी विल नॉट बी, खेलने की इंग्लिश प्लेइंग प्लेइंग हो जाएगा, ING पुट करेंगे, तो शी विल नॉट बी प्लेइंग और ऑब्जेक्ट क्या है, विद हर डॉल। क्लियर है बात? ओके, नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं है, बस सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब पुट कर देंगे, शैल और विल, फिर सब्जेक्ट
ये याद रखना है। जिस तरह से हम हैव हैज़ हैव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते थे, उसका सब्जेक्ट और उसके बाद बीन लगाते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम शैल और विल सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट, फिर प्लस सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज चल रहे हैं, बस वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, याद रखेंगे आप। ठीक है, वहाँ बीन यूज़ हो रहा था, यहाँ बी यूज़ हो रहा है बस। ठीक है, तो शैल, विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह तुमको कुछ कल में देगा? नहीं, ये होंगे इसके एग्जाम्पल्स। क्या वह बाजार जा रहा होगा? क्या वह बाजार जा रहा होगा? तब आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे, विल ही बी गोइंग टू द मार्केट? क्या वो बाजार जा रहा होगा? ऐसे ही, क्या मैं गांव पैदल जा रहा होऊंगा? तो शैल आई बी गोइंग, शैल आई बी गोइंग टू द विलेज ऑन फुट? क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बी का यूज करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर है बात? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नाउ लेट्स मूव विद द थर्ड। नाउ लेट्स मूव विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि कोई वर्क फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, तो ये भी हमारे लिए एक थॉटफुल प्रोसेस है। मतलब हम ये सोचेंगे ही तो कि अच्छा ऐसा काम हम फ्यूचर में मैंने कर लिया होगा। जैसे मैंने टेंस सीख लिए होंगे, मैंने साइकिल खरीद ली होगी, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे थॉटफुल हैं। यहाँ पे मतलब जो यूज़ हो रहा है वो टेक्निकल, जैसे टेक्निकली तो होगा कि मैं जैसे सेंटेंस देती हूँ कि मैं कार बना चुकी होंगी, तो ये क्या है कि टेक्निकल थॉट है। ओके, ऐसे ही स्ट्रेटेजिकल थॉट्स है हमारे, लॉजिकल है, सिस्टमैटिकल है। तो इस तरह के थॉट्स का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, जब भी हम कुछ भी थॉट अपना मेंटेन कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं कि मैं ऐसा काम कर चुका होऊंगा, यानी कि जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो आइए समझ में आ गया इतना। ठीक है, और यहाँ पर भी वही होगा कि वर्क आपको कंप्लीट होने की पोजीशन दिखाई दे रही होगी सेंटेंस में, और वैसे तो चुका होगा, चुके होंगे, करा होगा या किया होगा, इस तरह के वर्ड्स हमें लास्ट में दिखाई देंगे। क्लियर है बात? कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस इतना है कि थॉटफुल प्रोसेस है। हम सोच रहे होंगे कि हमने वो वर्क फ्यूचर में कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव विद इट्स अफर्मेटिव एंड इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर विल शैल आएगा, और विल शैल के साथ यहाँ पर हैव लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव लगेगा। और हमेशा याद रखना है कि जब बात परफेक्ट की हो रही होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, व्हाटएवर इट इज़, वी जस्ट पुट वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हर टेंस में बता रही हूँ कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो इटसेल्फ कंप्लीट होती है। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे होंगे वर्ब कंप्लीट करने की, तब वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कहीं नहीं होता, बस कहाँ होता है, जब बात हो रही होती है कि वर्ब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये और कहाँ होती है, सिर्फ परफेक्ट टेंस में होती है, चाहे वो फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो और पास्ट हो। ठीक है, तो सिर्फ परफेक्ट टेंस पे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी कहीं नहीं होता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज़ कहीं नहीं होता है एक्सेप्ट पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। क्लियर है? चलिए आप इसके एग्जाम्पल्स स्टडी कर लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, या चुका होगा, तो ये हमारा क्या थॉट है, हमारी थिंकिंग है, हमने ये मान लिया है। ठीक है, तो ये एक हमारी स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग है। अब आ जाते हैं हम इसकी इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हारे, तो ही के साथ लगाते हैं विल, तो विल के साथ फिर हैव भी लगेगा, तो ही विल हैव। फिर क्रिया क्या हो रही है, याद करने की इंग्लिश लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड है। तो वी हैव लर्नड ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। ऐसे 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, तो फिर
सब्जेक्ट हम हैं तो वी के साथ शैल लगेगा, तो वी शैल हैव, फिर खा चुके होंगे हम यहाँ पे, ईटन भी बोल सकते हैं और टेकन भी बोल सकते हैं, तो वी शैल हैव टेकन क्या फूड, आर फूड बिफोर इट इज 7, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं वी शैल हैव ईटन आर फूड बिफोर इट इज 7। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है आपके लिए, बस हलवा रखा है खा लो, कुछ नहीं करना, बस प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप सबके स्ट्रक्चर खुद ही बनाते चले जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना है। क्लियर है बात? चलिए नेगेटिव के साथ आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसमें हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। वही है कि नेगेटिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नॉट पुट करना होता है, बाकी एज इट इज़ रहता है वही, बस यहाँ पर विल शैल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। मतलब जैसा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वैसा ही रहेगा, बस विल शैल और हैव के बीच नॉट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स स्टडी इट विद एग्जाम्पल्स। सो हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वह है जिसके बारे में बात हो रही है वैसे, ठीक है। तो शी आ गया, फिर शी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, फिर हमने बताया था विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, तो शी विल नॉट हैव, फिर राइट लिखने की क्रिया हो रही है, लिखने की इंग्लिश राइट है, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है, तो शी विल नॉट हैव रिटन, ऑब्जेक्ट लेटर है, फिर बिफोर हरी कम्स। ऐसे ही सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बच्चा है, बच्चा को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड बोलेंगे, तो द चाइल्ड, फिर विल नॉट हैव, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक ऑब्जेक्ट मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा। नाउ लेट्स मूव विद इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले वही है, इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करेंगे। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट लगा देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं अगर, तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स स्टडी विद एग्जाम्पल्स। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुके होंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बात लड़कों की हो रही है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, विल का यूज़ कर लेंगे, तो विल द बॉयज़, फिर सब्जेक्ट मतलब विल, फिर सब्जेक्ट द बॉयज़, फिर हैव, तो विल द बॉयज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? खेलने की, मतलब क्रिया हो रही है खेलने की, खेलने की इंग्लिश प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो विल द बॉयज़ हैव प्लेड, ऑब्जेक्ट है मैच बिफोर इट इज 7। ऐसे ही क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? तो शैल का यूज़ करना है यहाँ पर, फिर बी, शैल के साथ हम बी का यूज़ करेंगे, तो शैल वी, फिर बताया था मैंने नॉट, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, तो शैल वी shall we not have taken the tickets before the train arrives। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर क्वेश्चन में भी नहीं आ जाता तो आपको वही याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में तो लगाएंगे ही, प्लस सब्जेक्ट और हैव के बीच में आप नॉट पुट कर देंगे। क्लियर है बात? ऐसे ही डबल इंटेरोगेटिव का अगर आ जाता है तो उसमें आपका क्या होगा? WH फैमिली लग जाएगी। जैसे यहाँ पे है टीचर के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा, तो कौन यहाँ बीच में आ गया, तो हम यहाँ पे WH फैमिली स्टार्टिंग में लगा देंगे, तो WH फैमिली कौन की इंग्लिश? हु लग गया। उसके बाद फिर वही है एज इट इज स्ट्रक्चर है, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। क्लियर है बात? ऐसी वर्षा होने से पहले वे कहाँ जा चुका होगा, तो कहाँ की इंग्लिश? वेयर, तो WH फैमिली आ गई वेयर, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया विल, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया ही सब्जेक्ट के बाद हैव लग गया, तो ही हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन बिफोर इट्स रेन। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल यट? नो। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी आने वाले कल में ही, मतलब वही है कि पास्ट में कोई वर्क स्टार्ट हुआ होगा और वो फ्यूचर में चल रहा
होगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, वर्ब तो पास्ट में ही स्टार्ट होगा, बस जैसा आपका टेंस है उसमें चल रहा होगा। पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट में चल रहा होगा, पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही चल रहा होगा, और पास्ट में स्टार्ट होके फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे वी विल हैव बीन सिंगिंग, हम गा रहे होंगे। चलिए अब हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, विल शैल का यूज़ करेंगे, और हैव बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बीन का यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट विल शैल, सॉरी यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, फिर सब्जेक्ट विल शैल, यहाँ हैव को कट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। वर्ब सॉरी नॉट यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, या बाय मिस्टेक हो गया। तो आप यहाँ पर आपने जब आप अपना स्ट्रक्चर नोट कर रहे होंगे तो यहाँ पर नॉट को मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइमिंग। सिंस फॉर का यूज़ हम वही करेंगे, सिंस का यूज़ डेफिनेट टाइमिंग के लिए, एंड फॉर द इंडेफिनेट वन दैट इज फॉर। क्लियर है बात। चलिए एग्जाम्पल्स स्टडी करते हैं। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, मतलब खेलना तो स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, अब वो खेलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़, सब्जेक्ट क्या है दे, फिर दे के साथ हम किसका यूज़ करेंगे विल का, तो दे विल, फिर हैव, दे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। लड़की सुबह से सो रही होगी, ठीक है। तो द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। ओके नाउ लेट्स मूव विद द नेगेटिव। नेगेटिव में हमें देखना है, अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। अब आया सही वाला स्ट्रक्चर, वहाँ पर भी नेगेटिव का स्ट्रक्चर कॉपी हो गया है, आप वहाँ पर नॉट को कट कर दीजिएगा ना। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर विल शैल का यूज़ करेंगे, फिर नॉट और हैव बीन, मतलब विल शैल और हैव बीन के बीच में फिर से नॉट आ जाएगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, जब बात नेगेटिव की आएगी, जब नॉट लगना होगा तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन में या इस तरह के बीच में लग जाएगा। तो विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइमिंग। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब बात कॉन्टिन्यूस की हो रही है तो आईएनजी बिना लगाए तो हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं करेंगे। क्लियर है बात। चलिए इसका एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे शी के साथ क्या लगेगा विल के साथ नॉट, तो शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि क्रिया हो रही है पढ़ने की, स्टडी कह सकते हैं, रीड कह सकते हैं, तो रीडिंग फॉर 2 डेज, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्लियर है बात। ओके नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम विल शैल का यूज़ सबसे पहले करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हैव बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फ्रॉम। ओके टाइमिंग का यूज़ यहाँ हो रहा होगा। चलिए क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, तो शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा, तो यहाँ पे विल द लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपको बस ये याद रखना है कि डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज़ करना है और इनडेफिनेट टाइम के लिए आपको फॉर का यूज़ करना है। बाकी भैया अगर आपने स्ट्रक्चर लर्न कर लिया है तो कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है आपको सेंटेंस मेक करने में। क्लियर है बात। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विथ सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।